Good morning, students. Myself, Dr. Jayashree Davre, Assistant Professor, Department of Zoology. आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें हम पढ़ेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस के बारे में। Plasma membrane is a selectively permeable membrane. It facilitates the entrance of needed nutrients into the cell and also permits the exit of nitrogenous waste. Thus, plasma membrane regulates the passage of materials into and out of the cell. Transport of a given substance across the plasma membrane depends upon the size of the pores in the plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर पोर्स के साइज के आधार पर ही ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है। सेकेंड फैक्टर है साइज एंड चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट सब्सटेंस, यानी कि जिस सब्सटेंस को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस करना है उसका साइज और चार्ज पर भी ये ट्रांसपोर्टेशन डिपेंड करता है। The substances can move into the cell by any one of the methods. यहाँ नीचे आपको डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोर्टेशंस बताए गए हैं। फर्स्ट, transportation of water by the process of osmosis. Second, transport of ions and molecules by passive transport. पैसिव ट्रांसपोर्ट कितने तरह का हो सकता है? ये है सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड डायलिसिस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, transport of large molecules by pinocytosis, and the transport of solid particles by phagocytosis. अब इन सभी प्रकार के ट्रांसपोर्टेशंस के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेंगे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को डिफाइन करेंगे सबसे पहले। एंड ऑस्मोसिस कैन बी डिफाइंड एज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर, that is solvent, through a semi-permeable membrane from a region of low concentration to a region of high solute concentration. ऑस्मोसिस में वाटर या सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है कम सांद्रता की तरफ से अधिक सांद्रता वाले एरिया में। सराउंडिंग मीडियम से वाटर का सेल के अंदर एंटर करना एंड ऑस्मोसिस कहलाता है। एंड ऑस्मोसिस के दौरान सेल फूल जाती है और उसमें लास्ट में बर्स्ट हो जाती है। इसके ऑपोजिट वाटर या सॉल्वेंट का सेल के बाहर निकलना एक्स ऑस्मोसिस कहलाता है। एक्स ऑस्मोसिस की वजह से सेल श्रिंक हो जाती है या सिकुड़ जाती है। सेल हमेशा फ्लूइड एनवायरनमेंट में डूबे रहते हैं। यह फ्लूइड एनवायरनमेंट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए तो फ्रेश वाटर या मेराइन वाटर हो सकता है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए इंटरनल फ्लूइड, दैट इज ब्लड और लिम्फ हो सकता है।
इस फ्लूइड को जनरली एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। कंसंट्रेशन के आधार पर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड 3 टाइप्स के होता है। फर्स्ट है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सेकंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड थर्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जब सेल के बाहर यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर सेल के अंदर दैट इज इंट्रासेल्युलर फ्लूइड के बराबर होता है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। इन सॉल्यूशन में वाटर की कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट वाटर की कंसंट्रेशन के बराबर होती है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेल को रखने पर साइटोप्लाज्म सेल वॉल से एकदम सटा रहता है, यानी कि सेल स्ट्रेच्ड रहती है और सेल का शेप अनचेंज्ड रहता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जब एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड साइटोप्लाज्म की अपेक्षा लेस कंसंट्रेटेड होता है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखने पर यह वाटर इम्बाइब करके फूल जाती है, पानी को सोख कर फूल जाती है और फाइनली बर्स्ट हो जाती है। पहले भी हमने पढ़ा था, इस प्रोसेस को हम कहेंगे, यानी कि पानी सेल के अंदर जाने वाली प्रोसेस को हम कहेंगे एंड ऑस्मोसिस। थर्ड टाइप का सॉल्यूशन होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन सेल के साइटोप्लाज्म की अपेक्षा अधिक होती है। ऐसे सॉल्यूशन में सेल को रखने पर इसका वाटर कंटेंट ऑस्मोसिस द्वारा बाहर निकल जाता है और सेल श्रिंक हो जाती है। The exit of water from the cell is called osmosis. यहाँ डायग्राम में हम देख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, जहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव कर रहे हैं। Passive transport. In passive transport, the particles or molecules of various substances move through the plasma membrane from a region of high concentration to the region of low concentration by diffusion. That is along the concentration gradient. यानी कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ मूव करते हैं और बिना किसी प्रकार की एनर्जी यूज किए। इस मूवमेंट के लिए एनर्जी थर्मल मॉलिक्यूलर मोशन होती है, यानी कि जब मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं उनकी जो थर्मल एनर्जी होती है वही इसमें काम आती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग प्रोसेसेस। फर्स्ट, सिंपल डिफ्यूजन। इस प्रोसेस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस मेटाबोलाइट्स का ट्रांसपोर्ट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ तो होता ही है, विदाउट द यूज ऑफ कैरियर मॉलिक्यूल्स। इसमें एनर्जी भी खर्च नहीं हो रही है, न ही किसी प्रकार का कोई कैरियर मॉलिक्यूल की आवश्यकता है। इस प्रोसेस द्वारा लो और हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रेडिली पास हो जाते हैं, क्योंकि
ये लिपिड्स में सॉल्युबल होते हैं, जबकि हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस के केवल स्मॉल मॉलिक्यूल्स ही इनसे पास हो सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत सारे टाइनी पोर्स होते हैं। ये पोर्स दो तरह के होते हैं। फर्स्ट है एक्वस चैनल और दूसरा स्टैटिस्टिकल पोर्स। एक्वस चैनल्स, ये पोर्स या चैनल्स प्रोटीन्स के बीच में पाए जाते हैं और 7 डिग्री आर्मस्ट्रॉन्ग एवं परमानेंट नेचर के होते हैं। कुछ पोर्स पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं और कुछ नेगेटिवली चार्ज्ड। स्मॉल मॉलिक्यूल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इन चैनल्स से क्रॉस कर जाते हैं आसानी से। आयंस और मॉलिक्यूल्स अपनी काइनेटिक एनर्जी के कारण कंटिन्यूअसली बाउंस करते रहते हैं। जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सॉलिड रीजन को हिट करते हैं तो ये वापस बाउंस बैक कर जाते हैं, यानी कि वापस धकेल दिए जाते हैं। लेकिन यदि ये किसी पोर को हिट करते हैं या छिद्र को हिट करते हैं तो ये पोर से दूसरी तरफ क्रॉस कर जाते हैं और इस तरह का रैंडम मूवमेंट फ्रॉम द हायर टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दो तरह के पोर्स होते हैं, उसमें से दूसरा है स्टैटिस्टिकल पोर्स। स्टैटिस्टिकल पोर्स आर नॉट स्टेबल, यानी कि यह स्टेबल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि यह पोर्स फ्लूइड लिपिड बाई लेयर में पाए जाते हैं और ये रेगुलरली बनते और बिगड़ते रहते हैं। लिपिड्स में सॉल्युबल सब्सटेंसेस इन पोर से रैपिडली पास हो जाते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यह डिफ्यूजन भी सिंपल डिफ्यूजन के समान ही होता है, लेकिन कैरियर असिस्टेड होता है, यानी कि इसमें कैरियर मॉलिक्यूल की आवश्यकता होती है विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी। सिंपल डिफ्यूजन में न तो हमें एनर्जी चाहिए थी न कैरियर मॉलिक्यूल। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कैरियर मॉलिक्यूल चाहिए लेकिन एनर्जी यहाँ पर भी नहीं चाहिए। इन स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन्स को परमिएज कहते हैं। डायग्राम में देखिए पूरा प्रोसेस समझाया गया है। ये कैरियर मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन के एक साइड पर सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के साथ लूजली कंबाइन होते हैं, फिर रोटेट करके उनको दूसरी तरफ रिलीज कर देते हैं। The facilitated diffusion is helpful in the transport of polar materials like glucose, amino acids, which can enter the cell more rapidly than by simple diffusion. थर्ड टाइप का पैसिव ट्रांसपोर्ट है डायलिसिस। The diffusion of solute through a differentially permeable membrane is called dialysis. डायलिसिस भी एक प्रकार का पैसिव ट्रांसपोर्ट ही है जिसमें किसी तरह के कैरियर मॉलिक्यूल या एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। इसको एक एग्जाम्पल द्वारा समझा जा सकता है। यदि एक शुगर सॉल्यूशन से भरा हुआ सेलोफेन बैग प्योर वाटर से भरे बीकर में रखा जाए तो हम देखेंगे कि शुगर सॉल्यूशन सेलोफेन बैग से डिफ्यूज़ होकर बाहर प्योर वाटर की तरफ फ्लो करती है और ये फ्लो तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक कि शुगर सॉल्यूशन या शुगर की कंसंट्रेशन दोनों तरफ बराबर नहीं हो जाती।
तो ये तो एक सिंपल एक्सपेरिमेंट था डायलिसिस को समझाने के लिए। अब हम पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। Active transport is the movement of molecules or ions against the concentration gradient, यानी कि यह मॉलिक्यूल्स और आयंस लो कंसंट्रेशन वाले रीजन से हाई कंसंट्रेशन वाले रीजन की तरफ जाते हैं। अब जब भी हम अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाएंगे तो हमें एनर्जी की आवश्यकता होगी, तो इस ट्रांसपोर्ट में भी एनर्जी खर्च होती है। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहाँ कहाँ पाया जा सकता है? सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइजेस्टेड सब्सटेंसेस का एब्जॉर्प्शन करने में, एक्सक्रीटरी ऑर्गन द्वारा बेनिफिशियल सब्सटेंसेस का रीएब्जॉर्प्शन और हार्मफुल सब्सटेंसेस का सिक्रीशन, ये भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सभी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल्स हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को दो मैकेनिज्म से समझा जा सकता है। पहला है कैरियर मॉलिक्यूल मैकेनिज्म। ऐसा माना जाता है कि कैरियर मॉलिक्यूल्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोनेंट होते हैं, ट्रांसपोर्टेंट मॉलिक्यूल को पिक करते हैं और कैरियर ट्रांसपोर्टेंट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कैरियर्स प्रोटीन, लिपिड या एंजाइम कुछ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम आयंस के एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए मैग्नीशियम एक्टिवेटेड एटीपीएज कैरियर की तरह एक्ट करता है। इसमें एटीपी ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। दूसरा मेथड है रिवॉल्विंग डोर मॉडल फॉर द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। Monod, Cohen, and Rickenberg have described that during the transport of lactose across the plasma membrane, the carrier proteins has a slot facing outside. इसमें यह माना जा रहा है कि जो कैरियर प्रोटीन का मॉलिक्यूल है उस पर एक स्लॉट यानी कि खांच बनी होती है जो बाहर की तरफ होती है, और ये खांच या स्लॉट जो होता है वो एडजस्टेबल होता है। वह मॉलिक्यूल्स जिनको ट्रांसपोर्ट करना है इस स्लॉट में फिट हो जाते हैं और कैरियर प्रोटीन्स इन मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग शेप को एडजस्ट करती है। एडजस्ट करने के बाद रोटेट करते हैं ताकि स्लॉट अंदर की तरफ आ जाए। अब सेल के अंदर सब्सटेंस को रिलीज कर दिया जाता है और प्रोटीन वापस रोटेट होकर अपनी ओरिजिनल प्लेस पर चला जाता है सेकेंड मॉलिक्यूल या ट्रांसपोर्टेंट को लाने के लिए। अब इसमें एनर्जी कहाँ चाहिए? द एनर्जी इज स्पेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रोटेशन। Importance of active transport. Active transport helps in maintaining a definite ionic concentration and definite osmotic pressure. It also enables the rapid and selective intake of many nutrients by the cell. अब हम पढ़ेंगे एंडोसाइटोसिस। Endocytosis is the process of engulfing large sized particles of food or foreign substances, यानी कि जो लार्ज साइज के पार्टिकल्स हैं उसको एंडोसाइटोसिस द्वारा एनगल्फ किया जाता है। सब्सटेंस के नेचर के आधार पर एंडोसाइटोसिस फॉलोइंग टाइप्स की होती है।
फर्स्ट है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस को सेल ड्रिंकिंग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको सेल ड्रिंकिंग? क्योंकि सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा फ्लूइड मटेरियल का इंजेक्शन होता है, यानी कि पिनोसाइटोसिस में लिक्विड मटेरियल का इंजेक्शन होता है। इस प्रोसेस में बनी वैक्यूल्स को पिनोसोम्स कहते हैं, जो 1 nm से भी कम डायमीटर की होती हैं। इसमें वैक्यूल्स के अंदर लाइसोसोम एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिनके द्वारा डाइजेशन होता है। Pinocytosis occurs as a common phenomenon at regular intervals in leukocytes, kidney cells, intestinal epithelium, liver macrophages, etc. माइक्रोपिनोसाइटोसिस। माइक्रोपिनोसाइटोसिस भी पिनोसाइटोसिस के समान ही होता है, बट दिस प्रोसेस अकर्स एट सब सेल्यूलर लेवल। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होकर 650 डिग्री आर्मस्ट्रॉन्ग की स्मॉल वैक्यूल्स या पिनोसोम्स बनाती हैं। ये वेसाइकल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेपरेट होकर सेल के साइटोप्लाज्म में अंदर की ओर मूव करती हैं। बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऑपोजिट साइड में फ्यूज हो जाती हैं और अपना कंटेंट डिस्चार्ज कर देती हैं। The micropinocytosis has been observed in endothelial cells, Schwann cells of the nerve ganglion, macrophages, muscle cells, and reticular cells. Next है rheophysiocytosis. In rheophysiocytosis, small quantities of cytoplasm, together with their inclusions, are transferred from one cell to the other cell. यानी कि रेफियोसाइटोसिस में साइटोप्लाज्म का ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्रॉम वन सेल टू द अदर सेल। इस प्रोसेस को सबसे पहले एम बीसिस द्वारा बोन मैरो टिश्यूज में देखा गया था। बोन मैरो में मैच्योरिंग आरबीसी रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल से जुड़ी रहती हैं। इन रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स में काफ़ी मात्रा में आयरन होता है, जो कि एग्जॉस्टेड आरबीसी के हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से डिराइव किया जाता है। ये आयरन फेरेटिन के रूप में होता है। आरबीसी के मैच्योरेशन के समय ये फेरेटिन ग्रैन्यूल्स थोड़े से साइटोप्लाज्म के साथ रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सेल से एरिथ्रोब्लास्ट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। Phagocytosis. The process of engulfing large-sized solid particles through the plasma membrane of cell is called phagocytosis. यहाँ पर सॉलिड पार्टिकल्स का इंजेक्शन हो रहा है, तो फैगोसाइटोसिस में सॉलिड पार्टिकल्स का इंजेक्शन होता है। It is seen in protozoans, especially amoeba and white blood cells. ये लार्ज पार्टिकल्स या बैक्टीरिया को उनके चारों ओर सूडोपोडिया बनाकर इंजेस्ट कर लेते हैं। फूड कंटेनिंग वैक्यूल को फेगोसोम कहते हैं
और ये साइटोप्लाज्म के अंदर की ओर मूव करती है और लाइसोसोम से अटैच होकर फेगोलाइसोसोम्स बनाती हैं। लाइसोसोम्स के एंजाइम फेगोसोम के कंटेंट को डिसॉल्व और डाइजेस्ट कर देते हैं और रेसिड्यू प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर निकाल दिए जाते हैं। ये रेसिड्यूज का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर निकलना कहलाता है ईजेशन और ईफेजी। लास्ट टॉपिक है हमारा एमियोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस या सेल वॉमिटिंग। एक्सो मीन्स बाहर निकालना। The process of exudating products to outside the cell cytoplasm is known as एमियोसाइटोसिस। यानी कि वेस्ट मटेरियल का सेल के बाहर निकलना एक्सोसाइटोसिस या एमियोसाइटोसिस कहलाता है। पेनक्रियाज की सेल्स में एंजाइम युक्त वैक्यूल्स साइटोप्लाज्म के इंटीरियर से सेल सरफेस की ओर मूव करती हैं। वहाँ पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाती हैं और अपने कंटेंट को बाहर डिस्चार्ज कर देती हैं। इसी के साथ ही आज हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।